A very warm welcome to all of you. I am विपिन सिंह, एडुकेटर विद गुरुजी में आप सबका बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारे इस क्लास की हमारे कुछ लेक्चर की परंपरा रही है कि हम एक ट्रेडिशन के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं, वो है कुछ मोटिवेशनल लाइनें। तो आज भी हम उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कुछ लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि रूठा दोस्त मान जाएगा, निश्चल प्रेम से मनाओ तो सही। रूठा दोस्त मान जाएगा, निश्चल प्रेम से मनाओ तो सही। दिया पानी से जल जाएगा, संकल्प आग सा जलाओ तो सही। माना अब तक तुम हारते आए दोस्त, वचन फिर भी जीत का देता हूँ। हौसला जीत का लेकर मैदान में आओ तो सही। तो इसी हौसले के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे जो प्रीवियस 2 लेक्चर हुए हैं वो बेसिकली इस चीज़ को लेकर के थे कि हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्टोन एज जो कि पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम स्टोन एज के पार्ट 2 की चर्चा यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, क्योंकि जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि एक जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। उस कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि हमारा जो स्टोन एज है, जो कि बेसिकली 3 भाग में डिवाइड है। एक तो है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज और तीसरा है नियोलिथिक एज। और नियोलिथिक एज जो है, यहाँ से एक नई घटना आती है। उस घटना को जानने से पहले कुछ पॉइंट्स जो कि पहले लेक्चर में मिस हो गए थे उसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। उस पर हम लोग थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि पैलियोलिथिक एज जो है, इसकी जो भारत में शुरुआत दिखाई पड़ती है, इस टाइम पीरियड के जो अवशेष है वो भारत में सबसे पहले देखा गया है कि 1928 में जो डीएन वाडिया साहब थे, इनको सोहन नदी के आसपास इस काल के कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं। इसके बाद 1930 में के आर यू टाड जो है, इन्होंने इस क्षेत्र पे उत्खनन का काम किया और इनको ढेर सारे इस टाइम पीरियड के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे उत्खनन का काम किया गया था वो 1935 में एक कैम्ब्रिज दल ने किया था, जिसके कि हेड डी टेरा साहब थे। इसके अलावा जो मेसोलिथिक एज की बात आती है, तो भारत में मेसोलिथिक एज जो है, इसके भारत में इसकी जो पहली जानकारी है वो 1857 में C.L. कार्लाइल साहब ने दी है। और उसके बाद जो नियोलिथिक एज है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1865 में सर जॉन लुवॉक ने अपनी बुक द प्री हिस्टोरिकल टाइम्स में की है। अब क्या है कि देखिए, नियोलिथिक एज जहां पे खत्म होता है, इसके साथ कुछ नई चीजें शुरू होती हैं। वो क्या चीजें हैं? 2 महत्वपूर्ण चीजें वहां पे होती है। पहला तो ये है कि वहां से हमें दिखाई पड़ता है कि जैसे सभ्यता का समापन हो रहा है, मृत भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन, जिसको कि पॉटरी कहते हैं, वो वहां पे दिखाई देने लगा। और दूसरी चीज है कि पत्थर के औजार तो बन ही रहे थे, अब कुछ तांबे का भी हमें प्रयोग दिखने लगा। और इन दोनों घटनाओं ने एक नए युग का सूत्रपात किया, और उस नए युग को ही कहते हैं चाल्कोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की जो खास बात ये है कि इसको ताम्र और पाषाण काल कहने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे न केवल पत्थरों का तो प्रयोग किया जा रहा है जो पहले भी किया जा रहा था, उसके साथ साथ एक नई धातु के औजारों का भी यहाँ पे निर्माण हो रहा है, और वो धातु है तांबा। और इन्हीं दोनों को जोड़ करके इस सारे के सारे जो काल है उसको बोला जाता है ताम्र पाषाण काल या चाल्कोलिथिक एज। यहाँ पे हमें एक नई चीज दिखाई पड़ती है। इस काल में भारत में एक नई तरह की परंपरा की शुरुआत होती है। यहाँ से भारत में ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत होती है। कोई भी सभ्यता अपने आप में नगरीय नहीं हो जाती है, जैसा कि हम अपने आगे के लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जो कि एक पूर्ण तौर पे एक नगरीकृत सभ्यता थी। लेकिन उसके जो बीज हैं, मतलब जैसे एक पैटर्न होता है कि कोई ग्रामीण सभ्यता आगे विकसित होकर नगरीय सभ्यता में बनती है, वही ग्रामीण सभ्यता
है आपका ताम्रपाषाण काल। इस काल में भारत में ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत हो चुकी है। अब क्या है कि इस जो ताम्रपाषाण काल है, यहाँ पे जो भी हमको साइट्स मिले भारत में, उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेसिकली मृदभांड अर्थात पॉटरी जिसको बोलते हैं, जिसको मिट्टी के बर्तन बोल लेते हैं, उनकी संरचनाओं में परिवर्तन के आधार पे इसको अलग अलग नाम दिया गया। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी विशेषताएं अलग रही हैं और उन अलगाव का आधार रहा है मृदभांडों की संरचना। जैसा कि यहाँ पे आप बोर्ड में देख रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन, पॉटरी जो है वो हर एक संस्कृति में अलग अलग रहा है, लेकिन तीनों संस्कृतियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक पॉइंट जो है वो कॉमन रहता है, वो ये है कि लाल और काले, मतलब लाल व काले मृदभांड इस सारे के सारे एज की विशेषता रहे हैं, लेकिन उन लाल और काले जो मृदभांड या मिट्टी के बर्तन है उसकी संरचना में थोड़े थोड़े परिवर्तन किए गए हैं और उन्हीं परिवर्तनों के आधार पे इसको जो है 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला जो है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दूसरा है पश्चिमी मध्य प्रदेश और तीसरा है पश्चिमी महाराष्ट्र। देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है, यहाँ पे हमें 2 साइट मिलते हैं, एक तो है गणेश्वर संस्कृति और दूसरा है आहार या वनास संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति चूंकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी पूछता नहीं है, तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको फोकस करना है उन चीजों की तरफ जहां से हमारा बेनिफिट हो। तो आहार संस्कृति या वनास संस्कृति जो है ये 2800 बीसी से लेकर के 1500 बीसी इसका जो है काल है। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा है, इसके पीछे 2 रीजन है। देखिए कोई भी जो संस्कृति या सभ्यता है, चाहे आप संसार में कहीं पे भी देखते हैं, वो सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के समीप जो है उनका उद्भव होता है। इसके पीछे मुख्य रीजन ये है कि नदी के पास की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, कृषि के योग्य होती है। जब व्यक्ति कृषि करता है तो उसको स्थायित्व की जरूरत होती है, मतलब वो कहीं पे ठहराव करे, और ये ठहराव जो है नदियों के किनारे संभव होता है। और एक बहुत मूलभूत चीज जो मानव जीवन का आधार है वो है पानी, वो भी नदियों के पास मिल जाता है। तो जब ये दोनों आधार एक साथ एकत्रित हो जाते हैं तो एक सभ्यता की शुरुआत होती है। और बनास नदी है, ये नदी जो है आहार एक क्षेत्र है जो कि वर्तमान में उदयपुर जिसको आप कहते हैं, उसी को पहले आहार या ताम्रवती बोला जाता था। ताम्रवती का मतलब होता है तांबा प्राप्त करने का स्थान। इन्हीं दोनों के नाम के आधार पे बनास नदी और आहार स्थान के नाम पे इसको आहार संस्कृति या बनास संस्कृति का नाम दिया गया। दूसरा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में है उसमें हमें 2 चीज दिखाई पड़ती है, एक है कायथा संस्कृति और दूसरा है मालवा संस्कृति। कायथा संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो 2400 बीसी से 1700 बीसी है और मालवा संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो 1900 बीसी से 1400 बीसी है। कायथा संस्कृति नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कायथा एक प्लेस है जो कि उज्जैन के पास है, वहां पे काली सिंध नदी के नजदीकी क्षेत्र पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इस सभ्यता कायथा संस्कृति या सभ्यता के सबसे पहले जो लक्षण है वो इस कैथा नामक स्थान पे मिलते हैं, इसी के आधार पे इसका नाम कायथा संस्कृति आता है। और यहाँ पे जो उत्खनन का कार्य किया था वो किया था वीएस वाकाड़कर साहब ने यहाँ पे किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कायथा। और ये जो तीसरा है मालवा संस्कृति, ये बेसिकली जो है मालवा क्षेत्र जो है नर्मदा नदी के आसपास का जो मालवा क्षेत्र है वो इसका प्रमुख केंद्र रहा है, जिसमें कि नागदा एक प्लेस है, एरण है और नवादा टोली है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका नाम आपको पता है बहुत है, लेकिन नवादा टोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आपके तमाम एग्जाम्स में, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, वहां पे इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी धार पे आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसको हम अच्छे से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में, यहाँ पे 2 संस्कृतियां दिखाई पड़ती हैं, जोड़वे संस्कृति और
सवालदार संस्कृति। सवालदार संस्कृति भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारा फोकस जोड़वे संस्कृति की तरफ होगा, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 900 BC। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो हमको फोकस करना है आहार या बनास संस्कृति पे, कायथा संस्कृति पे, मालवा संस्कृति और जोड़वे संस्कृति पे। अब हम शुरुआत करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आहार संस्कृति की बात करते हैं। ये आहार नामक प्लेस से पहले पे यहाँ पे इसका खुदाई किया गया, इसीलिए इसका नाम आहार संस्कृति पड़ता है। इस क्षेत्र में देखा गया कि खेती के काफी उन्नत दशाएं देखी गई। लोग अच्छी खेती कर रहे थे, तमाम तरह की फसलों का उत्पादन कर रहे थे। साथ ही साथ उनके जीवन में पशुपालन उनके जीवन का एक मुख्य लक्षण है, जो कि तमाम चीजों से इस चीज की पुष्टि होती है। और उनके जो मकान थे वो कच्ची मिट्टी के मकान हुआ करते थे। और एक खास बात जो यहाँ पे देखी गई है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि यहाँ पे कुछ मकानों में यहाँ पे तंदूर के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कि रोटी बनती है। उसके साक्ष्य भी हमको आहार से मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉटरी मिली है। उस पॉटरी की विशेषता ये है कि उसके एक साइड मतलब लेफ्ट साइड में एक मगरमच्छ का चित्र है और राइट साइड में एक लेडी, एक विमेन, एक स्त्री का चित्र उस पॉटरी में है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और इस टाइम के जो मृद भांड है जिनके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वो है काले व लाल मृद भांड, जिसपे कि सफेद रंग से चित्रकारी की गई है। अगर आप देखेंगे आहार संस्कृति में जो भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनकी खास बात यह है कि लाल और काले रंगों का प्रयोग किया गया है और उसमें सफेद रंग से कोई भी चित्रकारी के किसी तरह का कोई भी चित्र या डिजाइन उकेरा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कायथा संस्कृति की तरफ। तुमने कायथा के बारे में पता चल गया। कायथा की खास विशेषता ये है कि ये जो है हड़प्पा की समकालीन है। इसको हड़प्पा की समकालीन कनिष्ठ सभ्यता माना गया है, उसकी छोटी सभ्यता माना गया है, उसकी छोटी बहन माना गया है। तो कायथा के बारे में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन कनिष्ठ संस्कृति थी, तो कायथा संस्कृति थी। यहाँ पे प्रमुख चीजें दिखाई पड़ती हैं कि चरखे और तकली का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात लोगों में कताई बुनाई इन दोनों की अच्छी जानकारी है। शिल्प कार्य की उन्नत दशा में है। ये जो सारी संस्कृति है वो 3 चरणों में हमें दिखाई पड़ती है। इसका विकास 3 चरणों में होता है। देखिए, हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि जो भी उत्खनन किए जाते हैं या खुदाई की जाती है, वो 2 तरीके से की जाती है, लंबवत की जाती है, क्षैतिज। तो यहाँ पे लंबवत खुदाई जब की गई तो उससे टाइम पीरियड मालूम चलता है कि किसी सभ्यता का उदय कब हुआ है और उसका अंत कब हुआ है। तो यहाँ जब खोदा गया तो देखा गया कि शुरू में सबसे नीचे कायथा मतलब सबसे पुराना कायथा के हमको लक्षण दिखाई पड़ते हैं लगभग 2450 के आसपास। उसके ऊपर आहार संस्कृति की स्थिति दिखाई पड़ती है और सबसे ऊपर कुछ नई संस्कृति, इसको कहते हैं मालवा संस्कृति। तो कायथा क्षेत्र में संस्कृति के 3 चरण दिखाई पड़ते हैं और वो 3 चरण ये है। इस काल में जो भी मृद भांड या मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो लाल मृद भांडों पर चॉकलेटी रंग से पेंट किया गया है, ठीक है, या चॉकलेटी रंग का प्रयोग किया गया है। कोई भी अगर आपको चित्र बनाना हो, किसी तरह का कोई डिजाइन बनाना हो, तो ये यहाँ की खास विशेषता है। अब तीसरा हो गया मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति जो है इसमें हम लोगों को नवादा टोली पे फोकस करना है। नवादा टोली जो है यहाँ पे खुदाई किया था HD साकलिया साहब ने किया था। और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे जो भी मृद भांड मिले हैं अर्थात मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो भी पॉटरी मिली है, वो संसार में सर्वश्रेष्ठ है। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये उसी टाइम की है। मैंने लिखा है कि मालवा संस्कृति में नवादा टोली से जो मिला है वो यही मिली है, यही पॉटरी मिली है, जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत है और इसमें बहुत अच्छा शाइन है और लगता नहीं है कि उस टाइम का है और बिल्कुल एकदम चिकनी मिट्टी टाइप का ये लगता है। तो इस मालवा संस्कृति में जितने भी हमें पॉटरी मिली है, जितने भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो सारे के सारे क्षेत्रों में सबसे बेहतर क्वालिटी के हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं, वो है इस क्षेत्र से मिले हैं, ठीक है। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पे चित्रित काले व लाल मिले हैं। देखिए लाल काले उसमें कुछ चित्र किए गए हैं, तो ये यहाँ की विशेषता है
मालवा संस्कृति के मिट्टी के बर्तनों की। और अब जोरवे संस्कृति की बात करें तो जोरवे संस्कृति को मोटे तौर पे दो भागों में बांटा जाता है, क्योंकि इसके अंश हमें दो क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। एक है अहमदनगर जिला और दूसरा है पुणे जिला। अहमदनगर जिला जो है, यहाँ पे जो प्रमुख स्थल है वो है जोरवे। जोरवे जगह है जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा, उसी के पास में ये जगह है जोरवे। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बार इस साइट के बारे में जानकारी मिली, तो इसी के आधार पे, इस जगह के नाम के आधार पे इस सारी संस्कृति को जोरवे संस्कृति कहा गया। जोरवे संस्कृति मतलब जो अहमदनगर जिला है, इस क्षेत्र के जो प्रमुख साइट्स है उसमें आपका जोरवे हो गया, नेवासा हो गया और दैमाबाद या दायमाबाद इसको बोलते हैं वो आ गया। ये दायमाबाद जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग इत्मीनान से देखेंगे। देखिए, इसकी खास बात ये है कि जो दायमाबाद है वो जोरवे क्षेत्र मतलब अहमदनगर जिले वाले जो क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा साइट जो है वो दायमाबाद है। दायमाबाद की एक और विशेषता ये है कि यहाँ पे 4 चीजें मिली हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कहाँ से मिला है। पहली चीज ये है कि रथ चलाते हुए मानव की एक मूर्ति मिली है, तांबे की मूर्ति। उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे उसका चित्र है। ये एक व्यक्ति है जो कि रथ चला रहा है और साथ में ये बैल है जो इसको खींच रहे हैं। तो तांबे का रथ चलाता मानव, तांबे की बहुत खूबसूरत नक्काशी इसमें की गई है और लगता नहीं कि उस जमाने का, लगता है कि आज के जमाने का है। तो इसीलिए ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ये कहाँ से मिला है। ये मिला है दायमाबाद या दायमाबाद से मिला है। इसके अलावा 3 और चीजें मिली हैं। एक हाथी की तांबे की प्रतिमा मूर्ति मिली है, एक सांड की मिली है और एक गैंडे की भी तांबे की मूर्ति मिली है। तो ये 4 प्रमुख चीजें क्षेत्र से मिलती है। और दायमाबाद में इसके अलावा एक और चीज मिलती है, उसको बोलते हैं कलश समाधान। मतलब व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको जलाने के बाद जो उसकी अस्थियां हैं उसको एक कलश में एकत्रित करके उसको जमीन के नीचे दफन कर दिया जाता था। तो लोगों के अंतिम संस्कार की कुछ ऐसी भी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ पूर्ण समाधान भी दिखाई पड़ते हैं, आंशिक समाधान भी दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कब्र मिले हैं जहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को दफनाया गया है जिनके पैरों के निचले हिस्से को काट दिया गया है। इसके पीछे जो मोटिव है, उनका ये मानना है कि ऐसा करने से उनकी जो आत्मा है वो मुक्त हो जाती है, वो भूत योनि या प्रेत योनि में नहीं जाती है, ऐसी उनकी मान्यता थी। इतिहास में इसी तरीके से लिखा गया है दायमाबाद के बारे में। अब हम दूसरे जिले की बात कर लेते हैं, पुणे जिले में। तो यहाँ पे 3 प्लेस है, प्रकाश हो गया, नासिक हो गया और इनाम गांव। प्रकाश नासिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनाम गांव वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस कहाँ से मालूम चलता है? देखिए, इनाम गांव और दायमाबाद 2 एक ऐसे प्लेस हैं जहां पे, चूंकि ये ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन इन दोनों प्लेसों को हम ध्यान से देखेंगे तो वहां पे ग्रामीण सभ्यता के साथ साथ अब हमको नगरीकरण के भी प्रारंभिक साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं इसको प्रूफ करूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनाम गांव, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनाम गांव और दायमाबाद ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से नगरीकरण के साक्ष्य हमको दिखने लगते हैं। और कौन कौन से नगरीकरण के साक्ष्य होते हैं? पहली चीज होती है कि एक योजनाबद्ध तरीके से बस्ती का निर्माण करना। यहाँ पे भी यही चीज दिखाई पड़ती है। जो बस्तियों का निर्माण किया गया है वो पूरब से पश्चिम की ओर है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे विशाल बांध भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि बस्तियों को चारों तरफ से मिट्टी की दीवार से घेरा गया है, दुर्गीकृत किया गया है, जो कि आगे चल करके इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको और बेहतर तरीके से दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ यहाँ पे अनाज के गोदाम है, यहाँ पे मनकी भी बनाए जाते थे, हाथी दांत की तमाम तरह की नक्काशियां यहाँ दिखाई पड़ती हैं। शिल्पकारी, कटाई, बुनाई जैसा पेशा यहाँ पे अपनी उन्नत दशा को प्राप्त कर चुका था। और व्यापार और वाणिज्य जो होता है किसी नगर की विशेषता होती है तो यहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो दायमाबाद और इनाम गांव ये जो दोनों हैं
ये ऐसे साइट्स हैं जहां से हमें नवीकरण के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सारा का सारा पूरा जो है चालकोलिथिक एज है, इसका अगर पूछा कि सबसे बड़ा साइट कौन सा है तो वो है इनाम गांव। पूरे चालकोलिथिक एज का जो सबसे बड़ा साइट है वो है इनाम गांव। लेकिन अक्सर रहता है कि दायमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा साइट है। जोरवे संस्कृति का नहीं है, जोरवे क्षेत्र, जोरवे के आसपास अहमदनगर जिले वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा साइट दायमाबाद है। लेकिन इस पूरे के पूरे जो इस काल का सबसे बड़ा साइट वो इनाम गांव है। इसके अलावा नेवासा की बात कर लेते हैं तो नेवासा में हमें पटसन के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा हमें एक नैदानिक पॉटरी मिलती है जिसमें कि डायग्नोज किए जाने वाला यहाँ पे मृतभार मिलता है, मिट्टी का बर्तन मिलता है। तो इन सारी जानकारियों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी, मैंने संक्षिप्त समय में आपको देने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी तरह की कोई भी समस्या हुई हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, जिसको कि मैं अगले क्लास में चीज़ों को बेहतर कर सकूं। तो इसके साथ क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता शुरू हो रही है और ये सभ्यता धीरे धीरे अपने आप को नवीनीकृत कर रही है, और इसी का कुछ विस्तृत रूप हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो इसी नोट के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं।